तो हम लोग बात कर रहे थे योग की, जो कुष्ठ में इस्तेमाल होता है। एक ट्रिक आपको मैंने बोली अभी कि तिक्त खदिर त्रिफला कनक दोनों को पटाकर मस्त रहता है। तो तिक्त शटल घृत, महातिक्त घृत, महाखदिर घृत, त्रिफला आस्ता, त्रिफलादि चूर्ण, कनक श्री तेल। वैसे इस चैप्टर के जो योग हैं उन पे सवाल आते नहीं है एग्जाम के अंदर। एक आपको मैंने बता दी, आरोग्य वर्णी बटी, उसको ध्यान से देख लेना। है ना। एक यहाँ कनक बिंदु रिष्ट देख पा रहे हो, इसका मुख्य घटक जो है वो खदिर है। फिर पूछेंगे इसको कनक बिंदु रिष्ट क्यों कहते हैं, भाई कनक नहीं है अगर इसके अंदर तो इसलिए कहते हैं इसके प्रयोग से त्वचा का वर्ण कनक के समान हो जाता है। जैसा हमने बात की सुदर्शन चूर्ण के बारे में भी ना, कि वो सुदर्शन चूर्ण की तरह, जैसे वो शत्रुओं को नष्ट कर देता है सुदर्शन चूर्ण, उसी तरह वो डिजीज को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो उसी तरह से कनक बिंदु रिष्ट का नाम भी ये पड़ा, क्योंकि इसके प्रयोग से वर्ण कनक के समान हो जाता है। रिसेंटली इन प्रयोग के ऊपर सवाल आए हैं, तो ध्यान से देख लोगे। कह रहे हैं एक माह प्रयोग करने से महाकुष्ठ दूर हो जाता है, और 15 दिन प्रयोग करने से शुद्र कुष्ठ दूर हो जाता है। अभी जो मैं आपसे चरक के भेद की बात कर रहा था ना, 7, 18 और असंख्य, वो क्या होते हैं बेटा? 7 जो है उनको बोला जाता है महाकुष्ठ, शुरू के 7 हैं वो, काकड़क इत्यादि। ठीक है। बाद में 11 और होते हैं, उनको बोला जाता है महाकुष्ठ, और दोनों को जोड़ दोगे 7 और 11 तो 18 हो जाते हैं। ठीक। तो आप तो बेसिक याद रखो कि एक माह प्रयोग करने से महाकुष्ठ दूर हो जाता है, और 15 दिन प्रयोग करने से शुद्र कुष्ठ दूर हो जाता है। प्लस लेलितक यानी गंधक, और जाति यानी आम्लकी, इनका प्रयोग बताया गया। तो इसमें यह ध्यान रखना कि लेलितक क्या चीज है, लेलितक गंधक है। ठीक है। दूसरी बात है, चरक संहिता में कहीं भी पारद शब्द नहीं आया है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ना रस करके शब्द आया है, रस और रसोत्तम, यहां देख भी पा रहे हो। तो ये पारद के लिए ही है। ठीक है। वज्र शिलाजीत और योगराज का प्रयोग बताया गया। मधुभाषा आप ऑलरेडी देख चुके हो कि प्रमेय में भी यूज होता है, और यहाँ कुष्ठ में भी यूज होता है। प्लस यहाँ पे द्रव्यों का क्वाथ करते हैं, वो जरूरी बात है। यही एक लिखिए मध्वरिष्ट, इसके जैसे नाम है। उसका प्रयोग ग्रहणी रोगों में करते हैं, मध्वरिष्ट ग्रहणी विकारों के अंदर। ठीक है। अब ये कनक जैसे और नाम है, मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा, बेकार कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो, उतना डिटेल में जाने रहा मैं। सिंपल ही रखते हैं बिल्कुल, चरक वाले योग देखते हैं। तो त्रपवादी लेप, फल्गुवादी लेप, मांस्यादि लेप, चित्रक आदि लेप, कुष्ठ आद्य तेल, श्वेत करवीर आद्य तेल। तो ये भी समझ में आना चाहिए कि तेल हो, लेप हो, तो ज्यादातर कुष्ठ में ही होते हैं ये भी। ठीक है ना। तो एक नजर बाकी डाल लो आप, सवाल नहीं आते इन पे भी। श्वेत करवीर आद्य तेल, श्वेत करवीर पल्लव आद्य तेल, तिक्त इक्ष्वाकु आदि तेल, सिद्धमहर लेप, हमने बात की थी इसकी। ये ताम्र पात्र का यूज होता है कुछ योगों के अंदर, है ना। ब्रह्मा की दृष्टि सीधे ताम्र पर। सरसप, करंज, कोशातकी, इंगुदी आदि का तेल यूज करते हैं। गौमूत्र, नींब, विडंग, इनका प्रयोग स्नान, पान, लेप हर तरह से कर रहे हैं। गौमूत्र, नींब और विडंग का प्रयोग स्नान में भी, पीने में भी, और लेप लगाने में भी यूज हो रहा है इसका। शुद्र चिकित्सा भी जो हम बात कर रहे थे कि श्रंसन कराया जाता है। ठीक है। काक उदुम्बर यानी मलपूरस और गुड़ के साथ, तो देख लोगे, ये जरूरी बात है। मनाशिल आदि लेप यूज करते हैं। खरास्थी गधे की हड्डियों का प्रयोग करते हैं लेप के रूप में यहाँ पे भी। ठीक है। तो पूरे चैप्टर के अंदर जरूरी बात जो है वो कह सकते हो, एक तो आरोग्य वर्धनी बटी, एक कुष्ठ में जो आपसे कहा कि बहुदोषा संशोधक कुष्ठी बहुशुन रक्षता प्राणान, वो बात जरूरी है। कितने कितने दिन पे क्या चीज कराते हैं कि 15 15 दिन वमन, एक एक महीने पे विरेचन, 3 3 दिन पे अपवीनस्य है, और 6 6 मास पे रक्त मोक्षण कराया जाता है। प्लस ये शूद्र की जो चिकित्सा है, काक उदुम्बर कटगुलर, मतलब इसका प्रयोग गुड़ के साथ श्रंसन कराने में। तो अब तक ये जरूरी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, वो कुछ खास अभी तक ऐसा आया नहीं कि उसके पीछे भागा जाए। बाकी देख लो यहाँ, एक गंधक वटी भी होती है, वो अग्नि मानदेय में यूज करते हैं। अग्नि मानदेय है वो, मांस नहीं है। अग्नि मानदेय में, तो याद रखना गंधक का नाम देख के कहीं कुश लगा दो आंसर, तो कुश में नहीं है वो, अग्नि मानदेय में यूज होती है। बाकी एक गंधक रसायन है, वो कुष्ठ में यूज होता है। इसी तरह एक गंधक द्रुति होती है, वो श्वास काश में यूज करते हैं, गंधक द्रुति। बाकी छोड़ो, इसमें और कुछ खास, अच्छा गंधक द्रुति का एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये काफी जरूरी है। ये वाले पॉइंट गंधक द्रुति के हैं, इनको याद कर लेना। कि गंधक द्रुति बनाने में ना, जो कपड़ा लेते हैं उस कपड़े के अंदर व्योश यानी त्रिकटु कितना होता है, वो 1/16 भाग, बाकी द्रव्यों के कंपैरिजन में। और जो कपड़ा लेते हैं उसकी लंबाई होती है 1 अरत्नी, 1 अरत्नी यानी 22 अंगुल। गंधक द्रुति, उसमें क्या करते हैं, द्रव्य होते हैं ये,
और कपड़ा है वो तेल से भीगा हुआ कपड़ा है, तो उसको आप जलाते हो तो बूंद बूंद करके गिरता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसी को गंधक द्रुति कहा जाता है। ठीक है। तो फिलहाल गंधक द्रुति श्वास काश में यूज करते हैं। इसमें जो वस्त्र होता है उसकी लंबाई कितनी है, तो एक अरत्नी यानी 22 अंगुल वस्त्र की लंबाई है। और उसमें त्रिकटु यानी व्योस की मात्रा कितनी होती है, 1/16 भाग होती है। व्योस की मात्रा त्रिकटु की 1/16 भाग। तो याद रखोगे। तो ये चैप्टर हुआ आपका कुष्ठ। आगे आ जाओगे राज्यक्षमा, चैप्टर नंबर 8। तो राज्यक्षमा रोग समूह नाम। देखो राज्यक्षमा जब आता है ना तो अकेले नहीं आता, उसके साथ बहुत सारे लक्षण साथ में आते हैं। आप राज्यक्षमा पढ़ोगे भी तो आप देखोगे त्रिरूप राज्यक्षमा, षड रूप राज्यक्षमा, एकादश रूप राज्यक्षमा, यानी सिंगल तो आता ही नहीं, 3 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर, 11 कैरेक्टर लगे ही होते हैं। तो इसीलिए कहा गया राज्यक्षमा रोग समूह नाम। ठीक है। राज्यक्षमा की चिकित्सा में अजाशीर, मांस और सुरा, इनका प्रयोग बताया गया है। आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो मैंने बताया था कि कौन सी अल्कोहल की वैरायटी है जो राज्यक्षमा की प्रिवेंटिव मेडिसिन बोली गई है, पढ़ा है मैंने आपको। वारुणी वारुणी। सर वारुणी। वारुणी। ठीक है। वारुणी। दूसरा कौन सा ऐसा एनिमल है जिसको राज्यक्षमा नहीं होता, अजा। अजा। अजा के लिए ऐसा कहा अजा। जाता है। ठीक है ना, तो वैसे भी रिलेट कर सकते हो। बाकी यहाँ राज्यक्षमा के 4 कारण बता रहे हैं: साहस, संधारण, क्षय, विषमाशन। चाहो तो याद कर लोगे, मैंने कहा सिलेबस में ये तो है नहीं आपके, लेकिन देख सकते हो। फिर ये त्रिरूप षड्रूप राज्यक्षमा लिखे हुए हैं, मैं नहीं बात कर रहा इनकी भी। सीधे आगे आ जाते हैं मेन पॉइंट की तरफ। हल्का सा चलो नजर डाल लेते हैं चरक वाले पॉइंट्स पे, बाकी नहीं बढ़ाए मैंने, सुश्रुत वगैरह के इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ देख लोगे तो देखो, एक तो राज्यक्षमा की जो पूर्व रूप आए ना, उनमें क्या क्या चीजें आई हैं, तो उनमें थोड़ा मानसिक जैसे लक्षण आते हैं कि जैसे दोष दर्शनम आ दोषेष्वपि, कहीं दोष है नहीं किसी व्यक्ति के अंदर या चीज में, आपको वहां दोष दिखाई दे रहे हैं। काय विभत्स है देखने में। ठीक है। फिर ये मक्खी इत्यादि भोजन में इसको दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि केश नख जो है ज्यादा बढ़ रहे हैं। स्वप्न में ऐसा देखेगा कि मैं भस्म के ऊपर दौड़ रहा हूँ। ठीक है। ऐसा दिखाई देगा इसको कि जहां पानी की जगह वो सूख गई, सपनों में ऐसा दिखाई देगा इसको। आकाश से तारे गिर रहे हैं तो परेशान रहेगा, मतलब मानसिक रूप से, ये कहना चाह रहे हैं, तो एक बार देख लेंगे। संप्राप्ति, इसमें देख सकते हो क्या होता है, तो स्रोतस जो है उसका अवरोध हो जाता है, जिसकी वजह से धातुओं का क्षय हो जाता है। तो स्रोतसाम सन्निरोधाच, रक्त आदि नाम च संशयात, धातुष्मणा च अपचयात, राजक्षमा प्रवर्तते। मतलब ये है कहने का कि स्रोतस का अवरोध हो जाता है। अब इस पे सवाल पूछ लेता है कौन से स्रोतस का अवरोध होता है राज्यक्षमा में। तो न्यूट्रिशन मिलने के लिए जो स्रोतस सबसे जरूरी है हमारे लिए, वो कौन सा होता है, रसवह है। तो लिख लेना यहाँ पर, रसवह स्रोतस का अवरोध हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि चिकित्सा बतानी है, वो भी अवस्था अनुसार, यानी डिफरेंट कंडीशन अगर कोई भी मिलती है किसी डिजीज में, उसके अनुसार क्या चिकित्सा करें। तो ये बात एक तो प्रमेय में मैंने आपको बताई कि व्यक्ति क्रश होता है तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे मान लो कि भ्रंगण चिकित्सा करनी है। और अगर व्यक्ति स्थूल है, शारीरिक बल उसका उत्तम है, अग्नि बल उत्तम है, तो वहां पे अपतर्पण चिकित्सा कराते हैं, संशोधन कराते हैं। पांडु कामला में भी आपने ऐसा देखा। लेकिन जो शब्द आता है, बहुत जरूरी बात है, आवस्थी की चिकित्सा शब्द आया कुछ डिजीज के अंदर स्पेसिफिक, तो उनमें राज्यक्षमा भी एक है। तो यहाँ देख पा रहे हो आवस्थी की चिकित्सा कहाँ कहाँ बताई गई है। तो राज्यक्षमा में कफज ग्रहणी के अंदर वात रक्त और अतिसार, इन रोगों में अवस्थी की चिकित्सा का उल्लेख आया है। अवस्थी की चिकित्सा मतलब वही है कि व्यक्ति की अवस्था देखो, कंडीशन देखो, उसके हिसाब से चिकित्सा करो। राज्यक्षमा में यह बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि राज्यक्षमा की चिकित्सा में आप एक शब्द देखोगे, क्या, जुगुप्सा चिकित्सा। आगे शायद लिखा होगा नोट्स में, पता नहीं मुझे, इसमें होगा वैसे। तो जुगुप्सा का मतलब होता है चोरी छिपे कुछ काम कर देना। वो काम क्या है राज्यक्षमा के रेफरेंस में, कि व्यक्ति बहुत क्रश दिखाई दे रहा है आपको, धातुएं बल मांस सब क्षीण है उसका, तो कह रहे हैं चोरी छिपे पेशेंट के भले के लिए अगर मांस भी खिलाना पड़े तो उसको खिलाना है, इस तरह की बात आई है। तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जुगुप्सा चिकित्सा। जुगुप्सा यानी चोरी छिपे कोई काम कर देना। क्लियर। तो अवस्थी की चिकित्सा कहाँ का आई, राज्यक्षमा, कफज ग्रहणी, वातरक्त, अतिसार। हमारी ट्रिक लिखी है कि घर में वर का अतिराज, कि घर पे जो वर होता है, मतलब जो श्रेष्ठ होता है कह लो, उसका अतिराज। तो घर मतलब ग्रह, तो कफज ग्रहणी। वर मतलब वातरक। अतिराज, अति यानी अतिसार, और राज से राज्यक्षमा, याद रखने के लिए। तो घर में वर का अतिराज। क्लियर। ऊपर प्लस एक आप ये लाइन देख पा रहे हो, काफी जरूरी सी लाइन लिखी हुई है। क्या कह रहे हैं, तस्मान पुरुषम संरक्ष्य विशेषाद राजयक्ष्मिणा सर्व धातु शयार्तस्य
बलम तस्य ही विड़। चाहो तो पूरा श्लोक आप याद कर लेना, मतलब मैं बता दे रहा हूँ। देखो होता यह है कि राज्यक्षमा का रोगी जो भी खा रहा है ना, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी के अंदर। तो इनका जो सारा बल है, कह रहे हैं कि वो वहीं रहता है, मल के साथ ही रहता है। ठीक है। तो इनमें कहा गया कि इनके मल की रक्षा करनी चाहिए। अगर इनको आपने तीक्ष्ण विरेचन करा दिया मान लो, तो मतलब इनके प्राणों पे बात आ जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा इनको, आप विरेचन देते जा रहे हैं इनको, बॉडी को कुछ लग ही नहीं रहा है वैसे भी। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति की सभी धातुएं जो होती हैं क्षय की अवस्था में होती हैं, उसका विड यानी मल जो है, वो ही उसका बल है, तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, राज्यक्षमा के रोगी में तीक्ष्ण कम से कम विरेचन नहीं कराते। ठीक है ना, मृदु विरेचन की बात आई है, लेकिन तीक्ष्ण तो बिल्कुल नहीं कराना है, तो ये बात ध्यान रखोगे। जुगुप्सा चिकित्सा शब्द देख लिया आपने। वारुणी नामक मध्य का प्रयोग कराते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह काम करती है। स्पेलिंग ठीक कर लेना, प्रिवेंटिव मेडिसिन। देखो, यक्षमा में वमन और विरेचन नहीं कराना चाहिए, मेनली तीक्ष्ण वाले की बात है, कि उससे माफ करें, तो यहाँ तो बता रखा है कि वमन और विरेचन कराना है जब वृद्ध दोष हो, दोष बहुत ज्यादा बड़े हो, लेकिन मैंने क्या कहा कि माइल्ड कराना है, क्योंकि अगली लाइन लिख दी, शोषो मुंचति गात्राणी पुरुष स्रंसनाद अपि, कि अगर आपने पुरुष का स्रंसन करा दिया, यानी अधिक मात्रा में कह लो विरेचन करा लिया, या तीव्र विरेचन करा दिया, तो शोषी जो है उसके प्राण उसके गात्र शरीर को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पुरुष की रक्षा करनी है, तो लिख जरूर दिया कि अगर दोष ज्यादा बड़े हो तो वोमिटेशन करा सकते हो, अगर बहुत ज्यादा बड़े हैं तो। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर मल त्याग कराया उसको अधिक मात्रा में, तो प्राण भी छोड़ जाएंगे शरीर उसके। आगे चलिए। ये कह रहे हैं भोजन के पश्चात उत्तम मात्रा में घृतपान कराना चाहिए, अगर व्यक्ति को इस तरह के लक्षण मिल रहे हो, राज्यक्षमा के रोगी को। सिर में शूल हो, पार्श्व शूल, अंश शूल, काश श्वास, इनके निवारण के लिए एक पंचमूल घृत है, पीछे बात की थी राज्यक्षमा के सप्तक बल के रेफरेंस में, कि उसको नष्ट करता है पंचमूल घृत, राज्यक्षमा के सप्तक बल नाशक। ठीक। फिर इस चैप्टर के योग याद रखने के लिए ट्रिक लिखी हुई है। पिछले चैप्टर में देखा था हमने क्या, कुछ वाले में क्या ट्रिक थी हमारी, बोलिए। दोनों को पटाकर मस्त रहता है, क्या था ट्रिक, पूरी ट्रिक क्या थी, किसी को नहीं याद है। खदीर त्रिफला एक तीर तिरफला व कनक दो दोनों को खदीर त्रिफला दोनों को पटाकर मस्त रहे। ठीक है ना, चलो बताओ मुझे, इससे थोड़ा सा रिवाइज होगा हमारा। सेकंड चैप्टर बताओ, रक्तपित्त, क्योंकि जोर में तो है नहीं एज सच कोई ट्रिक। सेकंड चैप्टर में क्या याद किया था आपने, योग क्या है, डीएसपी और चलो थर्ड पे आ जाओ। माफ करें, रक्तपित्त के बाद गुल्म पे आ जाओ, चलो गुल्म में बताओ, गुल्म में वातिक गुल्म। एक दो योग ही थे वहां तो, चलो फिर कौन सा योग ध्यान आता है वातिक गुल्म में, जल्दी बोलो, किसको ध्यान, किसी को भी ध्यान आता हो नाम बोल दो जल्दी से, वातिक गुल्म। तेल पंचक तेल पंचक है ना तेल तेल पंचक लहसुन और, से पंचक और लहसुन शीत। लहसुन शीत लहसुन से मिलेनी घरत ठीक है। और हिंगवाष्टक चूर्ण। ठीक है, वही वातिक गुल्म में, ठीक है। पैतिक पे आ जाओ, पैतिक के बोलो। रोहिणी के बाजू पर सिर्फ वासागरी से बल्लातकाद दशमूलाद नहीं नहीं, वो इसमें नहीं बेटा, वो कफज में चले गए आप। कफ में है, 10 भलाता का मिश्र अक्षर दांतों को दस पर हरा ये भरा बनाता है, कुछ इस तरह की कांटों ट्रिक को थी हरा हमारी। भरा भी बना ठीक है। देता है। नेक्स्ट आ जाओ, चैप्टर नंबर 3 4 5 हो गए ना, 6 पे आ जाओ। प्रमेय में क्या बताया, भालू ने पर मधु में फल त्रिकादिकवात से भालू ने मधु को एक 3 बार दांतों बात से और बस काटा, कुछ ऐसे ट्रिक थी हमारी, है ना। और मदवास। वही मधु को 3 बार दांतों से काटा, ऐसा ना। फिर कुष्ठ में आपने बता दिया कि तिक्त खदिर और त्रिफला दोनों को पटाकर मस्त रहता है। कौन मस्त रहता है, पहले क्या वर्ड है, नहीं ध्यान आ रहा। कुछ लोगों को याद होना चाहिए था, कुछ लोग पहले पढ़ चुके हैं। सर कनक, कनक तिक सर तिक कनक तिक खतीब और त्रिफला। त्रिफला कनक दोनों तिक्त को खदिर पटाकर त्रिफला और मस्त कनक दोनों कनक को पटाकर मस्त रहता है, ठीक है। अब बात आ गई राजयक्ष्मा की, तो राजयक्ष्मा के लिए ऐसी ट्रिक क्या है। देखो ट्रिक का फायदा ही होता है, एग्जाम में नाम आता है ना, तो आप सीधे आइडेंटिफाई कर लेते हो, पता चल जाता है कि अच्छा ये वहां का योग है। तो इसके लिए ट्रिक लिखी हुई है, सीता यवानी को बल और जीवन देने में दुर्लभ है। सीता यवानी को बल और जीवन देने में दुर्लभ है।
सीता यवानी को बल और जीवन देने में दुर्लभ है। सीता सितोपलादी चूर्ण सबसे फेमस ही है वो तो। फिर यवानी शाडव वगैरह इसके अंदर देख लेंगे, यवानी शाडव चूर्ण। ठीक है, आगे लिखा है बल और जीवन देने में। तो ये तो इतनी जरूरी नहीं है, बलादि घृत जीवन से जीवनते आदि यवागु वगैरह ये घृत है, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, दुर्लभ है तो दुरालाबादी घृत भी होगा आगे, ये रखा दुरालाबादी घृत। ठीक है, तो देख लेना मेन क्या याद रखना है इस चैप्टर के अंदर, कौन से योग ध्यान रखने हैं आपको, एक सितोपलादी चूर्ण और एक तालिशादी चूर्ण, इन दोनों को बिल्कुल याद रखना है। तो ध्यान से देखोगे, पढ़ते हैं पॉइंट्स इनके। तो पहला है सितोपलादी चूर्ण। तो सितोपलादी चूर्ण का नाम जो है इसके कंटेंट्स याद करवा देता है आसानी से। सितोपलादी तो सा से सिता, ता से तुगाशेरी, पा से पिपली, ला मतलब एला, और सितोपलादी यानी दालचीनी, यहाँ छाल चीनी लिख दिया, दालचीनी है, ठीक, दालचीनी। और इस योग में शब्द आता है अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणितम, यानी कि आप जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ो तो डबल करते चले जाओ। अंत्याद ऊर्ध्वम, अंत से ऊपर की तरफ दो गुना। ठीक है, अनुपान क्या है, मधु और सर्पी अनुपान है इसके, आपको पता होना चाहिए। जब मधु सर्पी लिखे हो तो उनको कभी भी इक्वल अमाउंट में नहीं लेते। कैसी मात्रा ली जाती है, विषम मात्रा, अदरवाइज ये विष का काम करती है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं इसको, राज्यक्षमा, सुप्त जीवा, अरुचि, अल्पाग्नि और पार्श्वशूल। स्पेशली याद रखोगे, सुप्त जीवा राज्यक्षमा तो सब जानते ही है। ठीक है, पार्श्वशूल याद रख लेना क्योंकि राज्यक्षमा में लक्षण मिलता है ये। ठीक है, शब्द स्पेशली याद रखना है, पूछेगा आपसे कि ये शब्द इनमें से किस योग के साथ जुड़ा हुआ है, अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणितम, तो सितोपलादी चूर्ण के साथ। और यहाँ देख भी पा रहे हो सितोपलादी, तो नीचे से ऊपर की तरफ डबल करते चले जाओ। कोई पूछेगा सबसे मेन कंटेंट कौन सा है, मतलब जो अमाउंट में है मेजर, तो वो कौन सा हो गया यहाँ, सिता। ठीक है, ऐसा ही पूछ सकता है कितने भाग कौन सी चीज है, तो वो आपको ट्रिक याद होगी, या अंत्यादुर्ध्वम द्विगुणितम और नाम याद होगा सितोपलादी चूर्ण, तो निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे, तो बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट आ जाओगे ताली शादी चूर्ण। तो ताली शादी चूर्ण भी होता है, ताली शादी गुटिका भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। ताली शादी चूर्ण भी है और ताली शादी गुटिका भी है, इसी की टैबलेट भी बना लेते हैं मतलब। तो ये भी पूछ लेता है कि इन दोनों में से कौन सी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो नीचे लास्ट में देख पा रहे हो ताली शादी गुटिका, क्योंकि अग्नि संयोग से बनाई जाती है तो चूर्ण की अपेक्षा लघु है, इसलिए ये ज्यादा बेटर है। इसके कंटेंट में नजर डाल लो। सवाल इसमें क्या पूछते हैं वो बता देता हूँ। सवाल पूछते हैं शर्करा की मात्रा पिपली के कंपैरिजन में कितने गुना है, तो 8 गुना। शर्करा की मात्रा इसमें पिपली के मुकाबले 8 गुना है, ये जरूरी बात है। बाकी तरफ आप देख लोगे, तालिश पत्र, मरीच, नागर यानी शुंठी, पिपली और शुभा यानी वंशलोचन, तो ये सब क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में है, देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5, इतने इतने भाग। तालिश पत्र, मरीच, लिख लो, ट्रिक लिखते हैं इसमें भी हम एक, अच्छी तो नहीं है लेकिन लिख लोगे। लिखो टीएम, टीएम, जैसे डीएम होता है ना, डीएम या टीएम, टीएम एसपी से बोला, बस इतना याद रखते हैं हम, टीएम एसपी से बोला। ठीक है, दे एला मतलब उससे एला मांग रहा है। टीएम एस यानी डीएम एसपी से बोला कि दे एला, कि भाई एला दे मुझे, खानी है, इलायची खानी है। तो टीएम यानी टी से तालिश हो गया, एम से मरिच, एस से होता है शुंठी, पी मतलब पिपली, तो टीएम एसपी से यानी शुभा। ठीक है, बोला बोला मतलब शुभा ही वंशलोचन है, ऐसा करके। दे एला, दे से दालचीनी, एला मतलब एला, तो ये भी इसके तरफ है। मेन तो आपको टीएमएसपी से बोला उतना याद रखना, 1 2 3 4 5। और शर्करा पिपली से 8 गुना होती है। बाकी योग के नाम देख लो, पूछे कहीं नहीं जाते, कोई जरूरी नहीं है। चक्र रत्न सुगंधादि क्वाथ बताया है, अजा पंचक घृत बताया है। विंध्यवासी योग, इसको बेटा याद रखना, विंध्यवासी योग राजक्षमा में होता है इस्तेमाल, ध्यान रखोगे ये बात। और चाहो तो ये देख सकते हो सर्पी गुण, यहाँ पे सर्पी गुण, चरक ने सर्पी गुण शतशील की चिकित्सा में बताया, चैप्टर नंबर 11 में हम लोग पढ़ेंगे। अगला वही आने वाला है, क्योंकि 9 और 10 तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं हमारे। अच्छा, आपका कुष्ठ का वो चिकित्सा सूत्र है एक, वो यहाँ लिखा नहीं, मैंने देखा नोट्स में नहीं आया इन वालों में, रह गया लिखने से। आपको याद है, किसी को, किसने याद किया कुष्ठ का चिकित्सा सूत्र, कौन सुनाएगा। वातोत्तरेषु वर्म सर वात पित्तेषु मोक्षोत्तर वात वात उत्तरेषु सर्पी वमन श्लेष्म उत्तरेषु कुष्ठेषु पित्त पित्त में था सर रक्त और विरेचन, रक्त मोक्षण और विरेचन।
रक्त मोक्ष रक्तस्य सर्वातुरेषु विरेचनम चालू। सर्पिवमनं श्लेष्मत्रेषु पित्तस्य कुष्ठेषु तो विरेचनं पित्तरेषु तो मोक्षु अग्रे। रक्तस्य विवेचनं च करे। ठीक है, अनूप ने सही बोला है ना। तो बेटा चिकित्सा सूत्र का मतलब होता है पूरा सुनाना है, फिर दो लाइनें सुनानी है। नहीं सुनाई दो लाइनें उस तरह जब वायवा वगैरह फंसता है। खैर आपके यहाँ वायवा इतना जरूरी है रहा नहीं अभी, लेकिन जब सब्जेक्टिव होगा तो इस तरह की बातें हो सकती हैं कि कुष्ठ का चिकित्सा सूत्र लिखो, उसको एक्सप्लेन करो। आपको नहीं आता होगा तो समझो पूरे नंबर आपके चले गए। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए बेटा याद कर लो चिकित्सा सूत्र, बार बार कह रहा हूं मैं, नहीं याद किया तो अभी तक। खैर, तो वो जरूरी है, वो याद होना चाहिए आपको। इस चैप्टर के योग की बात करें तो विंध्यवासी योग मैंने कहा लक्का याद रख सकते हो। सर्पी गुण चाहो तो याद रख लो, वैसे चरक का ज्यादा जरूरी है, क्षीण में दिया है उन्होंने, है ना। चार सर्पी गुण है, वहां पढ़ेंगे हम लोग, तो और तो कोई खास है नहीं। ये भाव प्रकाश के कुछ योग के नाम देख पा रहे हो, मृगांक रस, राज मृगांक रस, हेम गर्भ पोटली रस, रत्न गर्भ पोटली रस, सर्वांग सुंदर रस, चूड़ामणि रस, द्राक्षारिष्ट। ये वासवलेह पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है 2013-14 में, तो ये पूछ चुका है कि किसने बताया, ऐसा पूछ चुका है कि वासवलेह का प्रयोग राजयक्षमा में किसने बताया, तो भाव प्रकाश ने। चाहो तो इसको याद कर लेना। ठीक है, फिर एक लक्ष्मी विलास रस देख पा रहे हो, देख लो। पारद मेन कंटेंट है इसका, नजर इतनी डाल लेना बस, पारद मुख्य द्रव्य है, अनुपान मधु है। यहाँ पे एक अश्वगंधा रिष्ट लिखा है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जानना चाहो तो, ये मूर्छा में इस्तेमाल करते हैं, अश्वगंधा रिष्ट। ठीक है, भसीजर रत्नावली ने बताया है। बाकी एक कनक सुंदर रस है, सिर्फ नाम देखोगे इनके, ठीक, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। प्राणदा परपटी, षडंगयूष, शिवा गुटिका, ये कह रहे हैं रसायन की तरह काम करती है शिवा गुटिका, वाग्भट ने दी है अष्टांग संग्रह, यहाँ देख पा रहे रेफरेंस। ये सवाल पीजी में आते हैं इस तरह के, आपके यहाँ नहीं आते, मैं इसलिए नाम बोल रहा हूँ सिर्फ, आपको रटने की इनको जरूरत है नहीं। ये देख लो एक अयस्कृति, अयस्कृति, तो ये भी सुश्रुत ने बताई है प्रमेय के अंदर, वैसे वाग्भट ने भी बताई है प्रमेय के अंदर, अयस्कृति। ये थोड़ी सी कहानी चलो लिखिए, कुछ की लास्ट में लिखिए, मगर देख लो ये जरूरी है। एक तो राजक्षमा में इन्फेक्शन कैसे होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है इसका, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कहानी पता होगी आप लोग को, नहीं पता तो सुन लो जरा ही, समझ में आ जाएगी बात। कि प्रजापति की 28 कन्याएं थी, उन्होंने 28 की 28 कन्याओं का विवाह जो है चंद्रमा से कर दिया। ठीक है, तो इनमें से एक रोहिणी नाम की कन्या जो थी, चंद्रमा की उनमें विशेष रूप से आसक्ति थी, वो इन सभी में अधिक सुंदर थी। बाकी अन्य 27 पर वो कम ध्यान देते थे। उन्होंने जाके शिकायत की अपने पिताजी से, दक्ष प्रजापति से, कि भाई रोहिणी को ही स्नेह करते हैं। तो प्रजापति ने क्रोधित होकर इनको श्राप दे दिया चंद्रमा को, कि जाओ तुम्हारी जो आभा है वो नष्ट हो जाएगी। तो चंद्रमा जो है निष्प्रभ हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले रोग किसको हुआ पूछा जाए, राजक्षमा, तो चंद्रमा को हुआ था। क्यों हुआ था? तो दक्ष प्रजापति के क्रोध की वजह से। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो श्राप देता है ना, मुख से कुछ बोला उन्होंने कि भाई जाओ तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तो उनके मुख से निकला, तो वहीं से रिलेट किया गया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। समझ गए बात को? तो मॉडर्न में ये बात हम क्या करते हैं, ये कुछ यक्षमा के पर्याय लिखे हैं, क्रोध, यक्षमा, ज्वर, रोग, दुख, देख सकते हो। अश्विनी की हुंकार से राजयक्ष्मा डर गया, ये मृत्यु लोक के अंदर आ गया, कि यहाँ पृथ्वी पे आ गया हमारे पास। देख लेना, ये हुआ चैप्टर नंबर 8। अगला चलते हैं चैप्टर नंबर 11, बने रहोगे। तो इस चैप्टर में क्या याद रखना है आपको, इस चैप्टर में याद रखोगे मेनली सितोपलादी चूर्ण और तालिशादी चूर्ण, उनके बारे में जो जो बातें बताई वो बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सितोपलादी और तालिशादी दोनों याद रखोगे आप। नेक्स्ट देख रहे हो चैप्टर नंबर 11, शतक्षीण चिकित्सा अध्याय। चैप्टर नंबर 11, शतक्षीण चिकित्सा अध्याय। तो शतक्षीण में ये बात पहले भी हो चुकी है कि संग्रह ने कहा है कि सद्या शत हो तो वहां लाक्षा का प्रयोग कराते हैं, छह शत हो तो नागबला का प्रयोग कराते हैं। मतलब छह हो के किसी को शत हुआ हो, या लंबे समय, मतलब ऐसी कंडीशन रही कि टीबी का पेशेंट है बहुत लंबे समय से, और तब हुआ है उसको, अगर मान लो निमोथोरेक्स उस कंडीशन की बात है, तो वहां नागबला। और अगर तुरंत की इंजरी हुई है अभी, तो वहां पे लाक्षा का प्रयोग कराते हैं, तुरंत वाली इंजरी में लाक्षा का प्रयोग, इतना सी बात ध्यान रखना। यहाँ ये भी कह रहे हैं शतशील की उपेक्षा करने से राज्यक्षमा रोग हो जाता है। ठीक, यही देख पा रहे हो चरक ने निदान स्थान में बातें बताई हैं कि अगर आप प्रतिशय की उपेक्षा करोगे तो उससे कास हो जाता है।
कास की उपेक्षा करोगे तो क्षय रोग हो जाता है, और क्षय रोग की उपेक्षा करोगे तो राज्यक्षमा हो जाता है। इसको स्पेशली याद रखना। प्रतिशय की उपेक्षा से कास, कास की उपेक्षा से क्षय रोग, और क्षय से राज्यक्षमा। लिखना चाहो तो एक ट्रिक है हमारी, कि प्रतीक का कक्षा पर राज, कि प्रतीक है कोई, उसका अपनी कक्षा पे राज चलता है। तो प्रतीक मतलब प्रतिशय, ठीक है। प्रतीक यानी का से कास भी कर सकते हो, प्रतीक यानी तो का से कर लो, कास प्रतीक का। कक्षा पर राज, कक्षा यानी कास से छा यानी छह, और राज यानी छह से राज्यक्षमा। इस तरह करके है। तो प्रतीक का कक्षा पर राज। नेक्स्ट देखोगे पूर्व रूप क्या होता है इस रोग का। तो दो रोगों के पूर्व रूप जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, शायद बात हुई हो हमारी। जिनमें एक कंडीशन है ये शचीण जो पढ़ रहे हैं अभी, और एक कंडीशन है वात व्याधि। क्योंकि दोनों कैसी कंडीशन है, इंजरी वाली। वात व्याधि का मतलब क्या हुआ, कि भाई गृध्र से किसी को हुआ है तो कोई लक्षण थोड़ी होगा, अभी एकदम से झुक गया वो अचानक से, ज्यादा अचानक से उसने बाइक में किक लगाई, ठीक है, तो उसको हो गया गृध्र से, तो कोई पूर्व रूप नहीं आता। ठीक। सेम बात है शचीण के बारे में, कि इंजरी होने वाली है अगेन, कि मान लो चेस्ट रीजन पे इंजरी कोई होने वाली है, आपको थोड़ी पता है होने वाली है, वो अचानक से हो जाएगी बस। तो इन दोनों रोग के पूर्व रूप नहीं मिलते। तो श्लोक दोनों के अगर चाहो तो याद कर लेना, छोटी सी बात है, कि यहाँ लिखा है अव्यक्तम लक्षणम तस्याम, और वाद व्याधि में लिखा है अव्यक्तम लक्षणम तेषाम। तो हम ऐसा याद रखते हैं कि वाद व्याधि छोटा शब्द है, वात ऐसा खाली, कि वातिक रोग है ना, तो तेषाम शब्द आया छोटा वाला, और तस्याम बड़ा शब्द जो है वो आया है शक्षीण में। ठीक है। क्षण के निदान देख लो, तो जहां जहां इंजरी हो सकती है वो सारी कंडीशन लिखी है। वृषम हयम सह व धावंतम, कि आप घोड़ों के साथ बैलों के साथ दौड़ रहे हो, रेस लगा रहे हो उनसे आप। बहुत बड़ी नदी है उसको तैर के पार कर रहे हो, है ना। इन जानवरों के साथ जिनके नाम आए भी, इनके साथ लड़ाई लड़ रहे हो, मान लो दौड़ रहे हो, या फिर अत्यधिक मैथुन करने से। तो ये कुछ निदान दिए हैं, पूछ लेता है कि नदी को तैर कर पार करना, बड़ी नदी को तैर के पार करना किस रोग का निदान है, तो शतक्षीण का। ऐसे ही चाहो तो यहाँ पे लिख लो, लिख लोगे, लिखो उरु स्तंभ रोग में, उरु स्तंभ रोग में लिख लेंगे, उरु स्तंभ रोग में शीतल जल में तैरने का व्यायाम, शीतल जल में तैरने का व्यायाम। उसके आगे शब्द लिख लोगे, उभय विपरीतार्थकारी चिकित्सा, उभय विपरीतार्थकारी चिकित्सा। मुझे याद दिलाना, आपका निदान पंचक रह गया है पढ़ाने से। उभय विपरीतार्थकारी चिकित्सा, ठीक है ये। और एक इम्यूनिटी, ये दो टॉपिक और हैं, बाकी तो लगभग अब हो जाएगा अगले 2 3 4 दिन के अंदर आपको। आ, उसके अगध के नोट्स भी मैंने दे दिए, उनमें कुछ खास है नहीं, पढ़ लिया मैंने, देख लिया, उनमें सवाल वगैरह बनने की संभावना बहुत कम है, फिर भी टॉपिक मैंने आपके लिख दिए हैं। ठीक है ना। चलो, एक मिनट बेटा। अब बेटा मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, मुझे निकलना पड़ेगा। मैं देखता हूँ आपका लेक्चर इसका बना के आगे का दे दूंगा, नहीं तो वो टॉक्सिक वाला एक लेक्चर दे दूंगा आज, समय मिलेगा तो। ठीक है। अर्जेंट में बेटा मुझे निकलना पड़ेगा, कुछ काम आ गया है, ठीक है। थैंक यू। कल मिलेंगे।